हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आप सभी का मेरी आज की इस क्लास में और आज के इस वन शॉट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाला जो चैप्टर है उसको वन शॉट में फिनिश करने वाला हूं, और वो भी आपको काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि आपको सारे कीवर्ड्स वगैरह भी इस चैप्टर के बता दूं। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यार, अगर आपने मेरे बाकी के वन शॉट्स नहीं देखे हैं जो अभी तक चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज उनको भी जाके देख लीजिएगा। आपका जो मिड टर्म है या जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 11 का, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी और आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा चैप्टर नंबर 3 की जब बात होती है, देखिए चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, जैसे कि कंपनी खोल लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोल लो, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो, पार्टनरशिप खोल लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो। बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस को शुरू करने के। बच्चों, इस वाले थर्ड वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि भैया प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती हैं, पब्लिक कंपनी कौन सी होती हैं, एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। भैया बिजनेस क्या है वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा बताया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल बताया गया है। इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स के बारे में बताया गया है। और पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हमको बताए गए हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बताया गया है, गवर्नमेंट कंपनीज बताया गया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बताया गया। बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे समझाई जा रही हैं, है ना। बढ़िया। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताता हूं। देखिए सिंपल सी बात बताता हूं आपको। जब मेरे जैसे और आपके जैसे लोग बिजनेस करेंगे तो उनका एक ही मोटिव होगा, वो होगा प्रॉफिट मोटिव। जब गवर्नमेंट बिजनेस करेगी तो उसका एक ही मोटिव होगा और वो होगा समाज की भलाई, दैट इज सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी व्यापार, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से होते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट बिजनेस चलाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल के लिए चलाती है। समाज की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए गवर्नमेंट अपने बिजनेस में आती है। इसी को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। भैया प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो होती हैं जो आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, जहां पे क्या होता है बच्चों, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके अपना बिजनेस जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और इन भाई ये भी कहा जा रहा है कि पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, जैसे कि आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, पार्टनरशिप देखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज देखी, जो मैंने अभी आपको बताया। बेटा पब्लिक सेक्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। देख रहे हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं हमारे देश में सोशल वेलफेयर के लिए, वो सारी की सारी बेटा पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाती हैं, है ना। और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये या तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, या पार्टली ओन्ड होती हैं, यानी कि या तो पूरी गवर्नमेंट की है या तो आधी गवर्नमेंट की है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आधी गवर्नमेंट की है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आएंगी। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस में ईदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारी राज्य सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पार्टली या ओन पूरी, है ना, क्या करती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पकड़ बना के रखती है, ओनरशिप बना के रखती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप या समूह को हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बात और कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री की पार्ट हो या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की पार्ट हो। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी सरकार है ना बेटा, जो हमारी गवर्नमेंट है, देखिए क्या होता था कि पहले
भारत की आजादी के बाद इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, बट उनको लिमिटेड किया जाने लगा। क्या होता है बेटा कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग आईपीआर भी बोलते हैं, टाइम टू टाइम क्या करती है बेटा, डिफाइंस द एरिया ऑफ एक्टिविटीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू ऑपरेट। बेसिकली बात यहां पे ये लिखी हुई है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बार बार निकालती है, और उसमें टाइम टू टाइम ये बताया जाता है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि भैया हमारे देश का अगर विकास करना है तो इंडस्ट्रीज का विकास करना बहुत जरूरी है। ये बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में कही गई है ना। इसमें क्या हुआ, द रोल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लियरली डिफाइंड एंड द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस एक्ट एंड रेगुलेशंस वाज ओवरसीइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पे इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का रोल क्लियरली डिफाइन किया गया, और गवर्नमेंट ऐसी मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट जो है बेटा हमारी पूरी देश की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है ना, जो पूरी इकोनॉमी है उसको उसके ऊपर नजर रखती थी, उसके डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखती थी। भाई गवर्नमेंट का काम भी है कि देश की इकोनॉमी का जो है विकास हो। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स डाले गए कि पब्लिक सेक्टर ऐसा क्या क्या कर सकती है जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ और तेज हो। तो दो बातें बताई गई। बात नंबर 1, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया और कैसे ग्रोथ करनी है ये बताया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में ये बताया गया कि पब्लिक सेक्टर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से पब्लिक सेक्टर देश की ग्रोथ में अपना योगदान देगी, अपना कंट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, उसके बाद 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसको हम लोग जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि भाई सारी पॉलिसीज जो है was radically different from all the earlier policies। ये जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ये बाकी की पुरानी पॉलिसीज से बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि यहां पे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, पब्लिक सेक्टर्स में अपने शेयर होल्डिंग को बेचना शुरू किया। बेसिकली जब सरकार अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा या तो प्राइवेट सेक्टर को दे दे या पब्लिक को बेच दे, जैसे एलआईसी ने किया अपने शेयर्स को बेच के आईपीओ लॉन्च करके, तो यानी कि सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया है पैसा उठाने के लिए। तो ये बोला जा रहा है कि बेटा सरकार क्या करती है, डेलिबरेटली डिसइन्वेस्टमेंट करती है 1991 में, और ज्यादा फ्रीडम दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को, जिसका असर आप आज भी देख रहे हो। आज गवर्नमेंट कंपनीज गिनी चुनी हमारे देश में बची हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी बन चुकी हैं, रिलायंस, अडानी है ना, टाटा, बिरला। भाई बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो 1991 के बाद फले और फूले। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा प्रमोट किया है ना। और सेम टाइम पे बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोगों का, देश के बाहर के लोगों का पैसा भी भारत में आना शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जिसको एफडीआई बोलते हैं। और अलग अलग बिजनेस हाउसेस ने, इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री थी हमेशा से ही, आज भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील है, विकास हो रहा है अभी। तो सबका मन था कि भैया इंडिया में हम लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा और फॉरेन रिजर्व्स में भी फायदा देखने के लिए मिला। तो ये है भैया पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, कि कैसे कैसे भैया जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो अहम तरीके से देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए सीधे पॉइंट पे आते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और जैसे ही अपन पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहां पे हमको एक चार्ट नजर आएगा। ये चार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले बेटा यहां पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन, हाँ जी, सबसे पहले यहां पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी दो सेक्टर में बटा हुआ है, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। फिर उन्होंने क्या बोला है कि पब्लिक सेक्टर में बिजनेस करने के तीन तरीके बताए गए। नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनीज। तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करने के कई तरीके बताए गए। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनी ऑलरेडी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात की जाए इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कंपनी में हम लोगों ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया है। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को 4 चीजें पढ़नी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज। ये 4 चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है, बाकी चीजें हम लोग सेकंड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर वाला वन शॉट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देखिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो बिजनेस करती हैं वो 3 तरीके से करती हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इस टॉपिक को, है ना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग 3.3.1 एनसीईआरटी में आपको जो है नजर आ जाएगा। आप साथ ही साथ एनसीईआरटी बेटा खोल के अगर बैठ जाओ तो बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में आपके पास एनसीईआरटी रखी हुई है तो। और जो चीजें आपको बता रहा हूं वो आप अपने पेंसिल से एनसीईआरटी की किताब में मार्क करते चलो, पेपर से पहले या पढ़ते समय आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना। तो भैया चलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं। सर बड़े मुश्किल मुश्किल से वर्ड हैं, याद नहीं होते हैं, मैं याद करवाता हूं, सुनो। डिपार्टमेंटल से एक वर्ड निकलता है डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। अगर आप इस डिपार्टमेंट वर्ड को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो हमारी सरकार है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चलती है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, और रक्षा मंत्रालय, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। अलग अलग मिनिस्ट्रीज हमारे देश में हैं। सिंपल सी बात बताता हूं, जब इन मिनिस्ट्रीज के अंदर, इन मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई कंपनी होती है सरकार की तो उसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। याद करने का यह तरीका है, बाकी पढ़ के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइज करने का। ये एंटरप्राइजेस जो है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं जो बिजनेस करती हैं। देखिए एंटरप्राइज क्या होती है, जो बिजनेस करती है उसे एंटरप्राइज कहते हैं। देखिए 3 वर्ड हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस कर रहा होता है उसको बोलते हैं, और एंटरप्राइज जो बिजनेस एक्चुअली में है उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। तो ये जो एंटरप्राइज है बेटा, ये देखिए कहां एस्टैब्लिश हो रही है, प्लीज इसको मार्क करिएगा। दीज इंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसीडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ये देखिए, ये जो कंपनीज हैं, ये जो एंटरप्राइजेस हैं, ये भारत सरकार के किसी मंत्रालय के डिपार्टमेंट के अंदर खोली जाती हैं, और ऐसी कंपनीज को, ऐसी इंटरप्राइजेस को मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन भी बताया जाता है। द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इन्हीं डिपार्टमेंट के द्वारा फंक्शन करती है, एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसी इंटरप्राइजेस जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं वो सरकारी कामकाज कहलाता है ना, सरकार के कामकाज का इंटीग्रल पार्ट होता है। बच्चों बात समझ में आई? सरकार इन्हीं डिपार्टमेंट के हेल्प से काम करती है और सरकारी कामकाज का ये अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस नहीं माना जाता है, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस का के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इनके पास पूरी फ्रीडम नहीं होती है काम को करने की, ठीक है। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंड आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके ऊपर सरकार का पूरा रोल होता है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इसके एम्प्लॉय होते हैं, जिनको हम लोग सरकारी नौकरी वाले लोग कहते हैं। तो ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को संभालते हैं और उन्हें हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कहते हैं। चलिए, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अंडरटेकिंग के, जैसे कि रेलवेज, आपको पता है रेल मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है, और पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस जो होता है ना जिसमें हम लोग चिट्ठी विट्ठी भेजते हैं, अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। खैर, हम लोग को पढ़ना बेसिकली ये है कि क्या फीचर्स है, क्या मेरिट्स है, क्या लिमिटेशंस है। याद है आपको, जब आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में मुझसे पढ़ा था तो हम लोग यही पढ़ते रह गए थे, क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, मेरिट लिमिटेशन, कंपनी के फीचर्स, मेरिट लिमिटेशन। इस वाले चैप्टर में भी हम लोग को यही करना है।
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, मेरिट लिमिटेशन, इसके फीचर, उसके फीचर, सारी चीजें, और फीचर मेरिट लिमिटेशन से ही समझ में आएगा कि क्या कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहले समझिए, द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, गवर्नमेंट के खजाने से ऐसी एंटरप्राइजेस को फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। इनका जो एनुअल बजट है ये गवर्नमेंट के बजट के साथ ही आता है, और जो ये कंपनीज पैसा कमाती हैं वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही चला जाता है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दिस इज ऑल्सो पेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो पैसा कमाया वो भी सरकार का, जो लगाया वो भी सरकार का। पॉइंट नंबर 2, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एज पर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट जैसे चाहे उनका ऑडिट, ऑडिट मतलब रीचेकिंग ऑफ अकाउंट, जो आप लोग 11th क्लास में अकाउंट्स बनाना सीख रहे हो ना, उस अकाउंट्स को चेक करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो सरकारी रहता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या बताया गया, देखिए, जो इस अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, और उनको जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, रिक्रूटमेंट मिलता है, वो बाकी के एम्प्लॉइज की तरह ही मिलता है, एज सेम एज दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ऐसी एंटरप्राइजेस के अंदर एम्प्लॉय कौन काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी एंटरप्राइजेस को हेड कौन कर रहा है, मतलब टॉप लेवल पे कौन बैठा है। टॉप लेवल पे जो आईएएस अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, वो ऐसी एंटरप्राइजेस को हेड करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको बताता हूं। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो अंडरटेकिंग्स हैं, ये जो एंटरप्राइजेस हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही होते हैं, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के मेजर सब डिवीजन इनको माना जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, एंड मंत्रालय के यानी कि मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में भी होते हैं। पूरा मिनिस्ट्री का या सरकार का इन अंडरटेकिंग्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या बताया गया है, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी इंटरप्राइजेस आंसरेबल होती हैं, जवाबदेह होती हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के प्रति, मतलब कि ऐसी इंटरप्राइजेस को जवाब देना पड़ता है कि आपका बिजनेस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा कर रहे हो, डायरेक्टली मिनिस्ट्री को बताओ। चलिए बच्चों, मेरिट्स के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गए फीचर्स, अब आते हैं मेरिट्स पे। जब मेरिट्स की बात चली है तो मेरिट्स 4 बताए गए हैं, 1 2 3 4 यहां पे लिखे, एक एक करके सारे पढ़ लेंगे। मेरिट नंबर 1, ठीक है, मेरिट नंबर 1 क्या बताई गई, क्या बताई गई है कि दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। ऐसी अंडरटेकिंग्स पे पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंट्रोल है, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2, ऐसी एंटरप्राइजेस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जनता की जवाबदेही भी है, जनता चाहे तो इनसे सवाल पूछ सकती है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3, जो रेवेन्यू ऐसी एंटरप्राइजेस कमाती हैं वो डायरेक्टली सरकार के खजाने में जाती है, जो कि सरकार की इनकम का एक बड़ा स्रोत है, ठीक है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। जो पैसा ये कमाते हैं वो डायरेक्टली सरकार के खजाने में जाता है, जिससे गवर्नमेंट का बहुत मुनाफा होता है, इनकम होती है। और पॉइंट नंबर 4, बेटा जब कभी भी नेशनल सिक्योरिटी का, देश की सुरक्षा का सवाल हो, when the national security is concerned, these form of business organization is very suitable, क्योंकि ये डायरेक्ट मंत्रालय के अंदर ही आते हैं, ठीक है बेटा। रेल यानी कि ट्रेन की अगर बात की जाए बेटा, रेलवेज की बात की जाए, आप देखिए कि ट्रेन हादसे होते आए हैं, हमेशा होते आए हैं, वो एक अलग बात है, बट आप ये भी देखेंगे कि ट्रेन हादसों को रोकने के बाद रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से रहती है। वहीं अगर रेलवेज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा तो हो सकता है ये हादसे बढ़े, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भाई जो लोग जा रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनकी जान की परवाह किसे है, सरकार को, क्योंकि रेलवे सरकार के अंदर आ रहा है, तो वो एक जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है ना, वो सरकार के ऊपर डायरेक्टली बनती है ना। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आगे देखते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो बच्चों लिमिटेशंस की जब बात हुई तो ये देखिए, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन नंबर 1, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में
गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसी वजह से इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है काम को करने की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, उनको हर चीज का अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री से, जिससे फैसला लेने में देरी होती है और जहां पे तुरंत फैसला लेने की जरूरत है, वेयर प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, डिले हो जाता है डिसीजन लेने में क्योंकि हर चीज का अप्रूवल मंत्रालय से लेना पड़ता है, एम्प्लॉइज के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 क्या बताया गया? These enterprises are unable to take advantage of business opportunity। देखिए बेटा, क्योंकि ये मंत्रालय से घिरे हुए ना, अब बेटा जरूरी नहीं है कि जो मंत्री जिस मंत्रालय को चला रहा है, मान लीजिए मैं मंत्री हूं, मैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मैं किसी मंत्रालय को चला रहा हूं, तो जरूरी नहीं है ना कि बेटा मैं अच्छा बिजनेसमैन भी हूं। अच्छा तो नहीं है, बिजनेस ही करना है। अच्छा नहीं मतलब जरूरी नहीं कि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स खो देती हैं। क्यों खो देती हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है ना, अप्रूवल लेना पड़ता है, रिस्की वेंचर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। अरे बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, बिजनेस तो रिस्क का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये लोग रिस्क लेने से बचते हैं, इसीलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को का एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। देखिए पढ़ के देखिए, These enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats over cautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures. Bureaucrats का जो एक अप्रूवल मिलता है वो नहीं मिल पाता है क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क है, ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है बेटा कि प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा ही बातचीत होती है। चैनल्स ऑफ अथॉरिटी समझते हो? मतलब कि भैया आप अपने प्रिंसिपल से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, पहले आप टीचर से बोलोगे, टीचर एचओडी से बोलेगा, एचओडी वाइस प्रिंसिपल से बोलेगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से बोलेगा। पता चला जो बात पहुंचानी थी वो इतनी देर में पहुंची कि उस बात का महत्व ही खत्म हो गया। रेड टेपिज्म बहुत है डे टू डे ऑपरेशंस में, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है ऐसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में विदाउट प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। रेड टेपिज्म की वजह से बहुत डिले हो जाता है डिसीजन लेने में, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और भी लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है मंत्रालय से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब समझ ही गए होंगे। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंज्यूमर की नीड्स के प्रति इनसेंसिटिव है और कंज्यूमर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए हमेशा लॉस में चलते हैं। देखिए आपको मैं एक बार बता देता हूं बेटा, रेलवे, अगर आपको लगता है कि रेलवे बहुत पैसा छाप रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे हमारी भारत सरकार की जो ट्रेन रेल मंत्रालय है ये हमेशा ही लॉस में चला है, कभी भी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, कभी नहीं कमाया। पहला उसका जो रीजन ये है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। और भाई बहुत से और रीजन है। आपने देखा होगा जब भी दंगे फसाद होते हैं तो लोग किसको तोड़ते हैं? ट्रेन को तोड़ते हैं। किसका रास्ता रोकते हैं? ट्रेन का रास्ता रोकते हैं, ठीक है। कोई ट्रेन हादसा हो जाए वहां पे लाखों करोड़ों का नुकसान। तो ये सब कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से रेलवे हमेशा लॉस में ही रहता है। तो सिंपल है बेटा, क्योंकि ऐसे मंत्रालय या ऐसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से लॉस में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे। किस पे आते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे आते हैं। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा, अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एक्सिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल कानून पास होता है जिसके तहत स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है ना। उसके बाद ये जो एक्ट होता है ना, जो कानून होता है, जो एक्ट होता है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की पावर और फंक्शंस को दिखाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाता है, और कौन इसके एम्प्लॉइज होंगे और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है सब कुछ बताता है। बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एक्ट में सब कुछ लिखा होता है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, कैसे एम्प्लॉय होंगे, क्या रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट के साथ, सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉर्पोरेट बॉडी क्यों बोला गया? क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बेटा कॉर्पोरेशन का मतलब समझते हो? कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी। तो ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको बनाया जाता है और उनको उनकी पावर्स को डिफाइन कर दिया जाता है, फंक्शंस को डिफाइन कर दिया जाता है, और हाँ एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया और अ पर्टिकुलर कॉमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है बेटा
कि अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह नहीं है बेटा, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, किसी सरकारी मंत्रालय के अंदर नहीं आती है। बात समझ गए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जस्ट उल्टा है यहां पे, है ना। चलिए, क्योंकि ये एक कंपनी की तरह काम करती है, तो कंपनी, मैंने आपको बताया था कंपनी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 2 में, कि कंपनी और कंपनी का मालिक अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। बिल्कुल सेम यहां है, यह भी एक कॉर्पोरेट पर्सन है जो अपने नाम पे एक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए फीचर्स के ऊपर आते हैं। फीचर नंबर 1, द फर्स्ट फीचर इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड इस एक्ट में सारे ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स और प्रिविलेजेस डिफाइंड होते हैं। यानी कि कुल मिला के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, एक्ट के अंदर ही सारे प्रोविजंस बताए जाते हैं, क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, क्या पावर्स मिल रही हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, ये सब भी बताया जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट समझते हो, गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से ओन करती है। दूसरा फीचर ये है। चलिए तीसरे, चौथे और पांचवे, छठे और जितने भी फीचर्स हैं उन पे आते हैं। चलिए, हाँ, गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के पास पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट प्रॉफिट का मजा भी लेती है और लॉस भी उठाती है। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का, अगर लॉस होगा तो गवर्नमेंट का। ठीक है। थर्ड, a statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into a contract and acquire property in its own name। मैंने क्या बोला? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानी जाती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक इंसान की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानी जाएगी। ये किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर केस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे साइन कर सकते हैं और अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। चौथा क्या है? इस तरीके की एंटरप्राइजेस यूजुअली इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होती हैं बेटा, इनको ये जो है गवर्नमेंट से या पब्लिक से फंड्स बोरो कर सकते हैं। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू। ठीक है, मतलब पब्लिक से रेवेन्यू आ सकता है, गवर्नमेंट से ये पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गुड्स और सर्विस बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और जितना प्रॉफिट होता है वो इनका अधिकार में आता है। पांचवा पढ़ते हैं, a statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to the government department। हाँ, एक बात और, स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशन है ना, वो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट की तरह अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर फॉलो ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फॉलो करना जरूरी है, यहां पे नहीं है। A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to government departments। ठीक है, चलिए, और छठा क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले नहीं होते हैं। These employees of these enterprise are not government servant or civil servant and are not governed by government rules and regulation। क्या बोला जा रहा है? इनके जो एम्प्लॉइज हैं ये गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये चल रहे हैं। समझ गए बच्चों? बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, मेरिट्स की बात करेंगे, और सबसे पहला मेरिट देखिए क्या बताया गया। ये देखिए यहां से मेरिट चालू हो रहा है। मेरिट में क्या बताया गया कि दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनके पास पूरी स्वतंत्रता है काम करने की और इनके पास प्रॉपर फ्रीडम है काम करने का, तो इनको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, मतलब कि ये हर तरीके से गवर्नमेंट के रेगुलेशन और गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री हैं। कोई सरकार इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती है या किसी भी तरीके की रेगुलेशन नहीं लगाती है, सरकार से ये स्वतंत्र है। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा क्या है कि सिंस द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर्स। क्या बोला जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के बजट के द्वारा इनका फंड नहीं आता है, इसलिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, तुम कितना कमाओ कितना ना कमाओ, गवर्नमेंट को तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, गवर्नमेंट तुम्हारे फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें फंड नहीं दे रही, क्योंकि हम दे नहीं रहे तो हमारा अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सिंस दे आर ऑटोनॉमस दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज। क्योंकि ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ऑटोनॉमस, बेटा ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। क्योंकि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमस है, ये खुद की फाइनेंशियल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स फ्रेम करते हैं, ठीक है ना, और इनको कोई रोक टोक नहीं है। चौथा पॉइंट क्या बताया गया है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं बेटा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना, और मतलब देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। क्या लिमिटेशन बताई गई? 3 लिमिटेशन यहां पे हैं, कुछ और भी होंगी, देखते हैं। सबसे पहला, इन रियलिटी, देखिए कहने की बात है, अब ये देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रीडम है, लेकिन लिमिटेशन में लिखा हुआ है सच्चाई में ऐसा नहीं है। इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। मतलब किताब में ही एक दूसरे का उल्टा लिखा है। क्या लिखा है कि ऊपर लिखा है कि फ्रीडम है, लेकिन हां इतनी भी फ्रीडम नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मतलब कि रियलिटी ऐसी नहीं है। कागज में है कि भैया गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सच्चाई तो यह है। गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा से ही रहा है। जहां भी बड़े मसले होते हैं ना, पैसों के बड़े मसले, जहां छोटा मोटा पैसा इंक्लूड है तब तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, जहां बड़ा पैसा इंक्लूड है वहां पे गवर्नमेंट और सरकार और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। तीसरा क्या बताया गया? ठीक है, अब क्योंकि भैया सरकार चला रही है, पब्लिक से डीलिंग हो रही है, तो भैया करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, जहां पब्लिक जनता की सेवा की बात आती है वहां भ्रष्टाचार अपने आप आ जाता है। पता नहीं कैसे आ जाता है, लेकिन आ जाता है। तो भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। ये इसकी एक और लिमिटेशन है। लास्ट चौथी लिमिटेशन क्या बताई गई? द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार क्या करती थी, राजा महाराजाओं के दरबार में अपना एक आदमी बिठा देती थी। अब उससे क्या होता था, कहने को तो वो राजा थे, लेकिन चलते थे वो अंग्रेज सरकार के इशारों पे, क्योंकि वो बंदा बैठा रहता था दरबार में। यहां भी यही हो रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना एक आदमी जो है ना, अपॉइंट कर देती है कॉर्पोरेशन बोर्ड में, जिससे क्या होता है, कॉर्पोरेशन बोर्ड की फ्रीडम खत्म हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट कंट्रोल करती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और अपने थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 3 तरीके हैं, गवर्नमेंट 3 तरीके से बिजनेस करती है। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अब आते हैं थर्ड पे गवर्नमेंट कंपनीज। प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनीज, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी बोलते हैं। A government company is established under the Companies Act 2013 and is registered and governed by the provisions of the Act. हर उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी जो गवर्नमेंट के अंदर आती है और जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवा रखा है। ऐसी कंपनीज बनती हैं प्योरली बिजनेस करने के लिए, सिर्फ बिजनेस, बिजनेस यानी कि पैसा, बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और ऐसी कंपनीज कॉम्पीट करती हैं प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के तहत कंपनीज एक्ट 2013 जो है, अ गवर्नमेंट कंपनी है मींस एनी कंपनी विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला जा रहा है कि हर उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा जिसका 51% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो, कैसे भी हो। ठीक है, और यह कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ओके। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो चेंज इन अ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर
दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए बड़ा 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पे खरीदे जाते हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंस द गवर्नमेंट इज मेजर शेयर होल्डर, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज की मेजर शेयर होल्डर होती हैं, इसीलिए सरकार का पूरा कंट्रोल होता है इन कंपनीज की मैनेजमेंट में, जिनको हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज भी बोलते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, और ये पैरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट बहुत मिल जाएगा इस पैरा से अपनी कॉपी में लिख के आने के लिए, जिसमें नंबर नहीं काट पाएगा कोई आपका। चलिए अभी क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स, मेरिट और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं फीचर्स पे। तो फीचर्स यहां पे लिखे हुए हैं, देखते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया जाता है, पहला। दूसरा, द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, और कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। थर्ड पॉइंट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे कर सकती है और प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है अपने नाम पे। कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। पॉइंट नंबर 4, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के तहत ही इस कंपनी को मैनेज किया जाता है। हमारे देश में बेटा कंपनीज को रेगुलेट करने वाला जो कानून है उसे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है बेटा वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलता है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। पॉइंट नंबर 5, द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्या बोला जा रहा है मैं आपको बताता हूं। किसी भी कंपनी के पास दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप लोग MOA भी बोलते हो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप लोग AOA भी बोलते हो। अगर मैं मेमोरेंडम की बात करता हूं, मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी और आउटसाइडर से कैसे डील करना है वो बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी अपने अंदर कैसे डील करेगी, अपने अंदर के मसलों को कैसे हल करेगी। फिलहाल यहां पे इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी के एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाएगा जैसा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा रहेगा, और ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी खोलते समय आपको बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे मेंशन है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरिट्स लिखी हुई है। अच्छा, कुछ और भी हैं भैया फीचर्स, वो फीचर भी पढ़ लेंगे। ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग और ऑडिट नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। क्या बोला जा रहा है, ऐसी कंपनीज के लिए जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर बेसिकली एक जाना माना CA होता है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट वही कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेन बात यह है। तो ऑडिटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो ऑडिट करता है, और उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाके जमा हो जाती है, प्रेजेंट की जाती है सरकार के द्वारा। और 7वां पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड्स को गवर्नमेंट से ले सकती है। ठीक है, और ये कैपिटल मार्केट बेटा समझते हो, हमारे देश के शेयर बाजार से भी ऐसी कंपनीज पैसा उठा सकती हैं। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम लोग मेरिट्स की। ये देखिए ये मेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, और फिर आते हैं डीमेरिट्स। गवर्नमेंट कंपनी के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिसमें नंबर 1 का एडवांटेज क्या है, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। ठीक है, अलग से कोई कानून नहीं बना है, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही चलती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, गवर्नमेंट से अलग। मान लीजिए बेटा मेरी कंपनी होगी तो मैं अलग होऊंगा, मेरी कंपनी अलग होगी, वैसे ही गवर्नमेंट खोलती है लेकिन गवर्नमेंट अलग है और ये कंपनी अलग है। थर्ड पॉइंट मेरिट में क्या है कि ऐसी कंपनीज को प्रॉपर फ्रीडम दी जाती है, प्रॉपर ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, कि वो मैनेजमेंट के सारे डिसीजंस ले सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट क्या है, ऐसी कंपनीज पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, वो भी रीजनेबल रेट पे, और अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को खत्म करते हैं। यानी कि अगर मार्केट में किसी तरीके की अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो गवर्नमेंट कंपनी उनको खत्म करती है। कुछ लेकिन भैया सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। since the government is only the shareholder in some of the companies, the provisions of the Companies Act does not have much relevance। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सरकार से कानून है, सरकार ही मेजर शेयर होल्डर होती है ऐसी कंपनीज की, तो यह भी कहा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। तीसरा क्या है, ठीक है, कि गवर्नमेंट से फंड लेने के बावजूद ये जो कंपनी है ये पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है कि अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। क्योंकि ये डायरेक्टली पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं है तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ये कंपनी बच जाती है। और थर्ड पॉइंट क्या बताया गया, गवर्नमेंट क्योंकि ऐसी कंपनीज में मेजर शेयर होल्डर होती है, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए चेंजिंग रोल अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन क्योंकि कंपनीज की बात चली तो कंपनी देखिए यहां पे एक निशान छोड़ देते हैं, पॉइंट पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 पे हम लोग वापस आएंगे बच्चों। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में पढ़ लिया ना। अभी क्या कि हमारा लय बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है कंपनीज के बारे में पढ़ने का, तो पहले कंपनीज के बारे में पढ़ लेंगे जिसमें हम लोग को आगे मल्टीनेशनल कंपनीज पढ़ना है। तो ये जो बातें हैं ये अपन बाद में भी कवर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए हाँ, मैं क्या कह रहा था, ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे आते हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। चलिए ग्लोबल एंटरप्राइजेस देखेंगे, फिर हम लोग ज्वाइंट वेंचर देखेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स वगैरह देखेंगे, ओके पीपीपी देखेंगे, और फिर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होगा। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 9 पे। बढ़िया, तो अभी हम लोग आते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे। चलिए बच्चों, तो यहां पे आएंगे हम लोग पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 9 पे अपन बाद में जाएंगे, जहां पे हम लोग को ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में भी जानना है। तो भैया सिंपल सी बात बताता हूं आपको आसान भाषा में, ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो एक या एक से ज्यादा देशों में काम कर रहे होते हैं, ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज जो अलग अलग देशों में है। ठीक है, देखिए ऐसे कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सारे देशों में बेच रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं तो पिछले 2 दशकों से यानी कि पिछले 20 सालों से एमएनसीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ठीक, अब ये देखिए एमएनसीज की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल जितने भी कॉरपोरेशंस हैं ये काफी ज्यादा गाइगेंटिक होते हैं। गाइगेंटिक समझ रहे, मतलब जायंट समझते हैं, जायंट जैसे वो आती ना पिक्चर आती ना, उसमें डायनासोर को जायंट दिखाते हैं, वेल को जायंट दिखाते हैं, शार्क जायंट हो गई है बड़ी। तो ऐसी कॉरपोरेशंस जायंट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में होती हैं। इनके ऑपरेशंस नंबर ऑफ कंट्रीज में चल रहे होते हैं, इनके जो ऑपरेशंस हैं वो नंबर ऑफ कंट्रीज में चल रहे होते हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो, इनके साइज बहुत बड़ा है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी इनकी 1 नंबर होती है, और पूरी दुनिया में ऐसी कंपनीज फैली होती हैं। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट। Global enterprises thus are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operation through a network of their branches in several countries। क्या कह रहे हैं, Global enterprises are huge industrial organizations जो अपने इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को करती है ब्रांचेस के जरिए अलग अलग देशों में। कुल मिला के ये जो बिजनेसेस होते हैं ये अलग अलग देशों में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर में जो सबसे पहला फीचर है वो है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। भैया सुनो,
इन कंपनीज के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा इनके पास होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा होता है। और अगर एक कंट्री में, एक देश में इनका प्रोडक्ट नहीं भी चला तो दूसरी कंट्री में चल जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इनकी बहुत बेहतरीन होती है, तो मजे से ये पैसा इनके पास होता है, मजेदार तरीके से। These enterprises are characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise funds from the different sources. ये अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठा सकते हैं, ये इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक से पैसा ले सकते हैं, है ना। इसके बाद कि हर देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे इनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है और ये सरवाइव कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि ये कुछ भी हो जाए ये हिलते नहीं है, क्योंकि भैया पैसे की कोई इनके पास लिमिटेशन नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता है इनके पास। दूसरा आता है फॉरेन कोलैबोरेशन। देखिए ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो है वो एग्रीमेंट करती हैं इंडियन कंपनीज के साथ कि भैया हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको बेचेंगे, हम आपके साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, हम अपने ब्रांड का नाम आपके साथ जोड़ेंगे, जैसे मारुति और सुजुकी। अब मारुति कहते हैं ना, मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान, तो मारुति हनुमान जी का एक नाम था जब उनके यहाँ पे, अब हनुमान कैसे नाम पड़ा यहाँ पे ना, हनु किसको कहते हैं, ये जो एरिया होता है चिन्ह वाला, वहां पे इंद्र जी ने वज्र मारा तो यहां से पड़ा हनुमान, मारुति नंदन, है ना। तो मारुति जो है वो हनुमान जी का दूसरा नाम है, और हनुमान जी के नाम पे मारुति कंपनी। सुजुकी बाहर की है, जापान की है शायद, तो मारुति और सुजुकी मिलके क्या बन गई, मारुति सुजुकी। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या करती हैं, इंडियन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं। एग्रीमेंट कैसा कि टेक्नोलॉजी बेचेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ब्रांड नाम अलग अलग जोड़ेंगे। एमएनसीज क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ, ठीक है, ठीक है। तो देयर आर यूजुअली वेरियस रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिविडेंड पेमेंट, राइट कंट्रोल बाय फॉरेन टेक्नीशियंस एटसेट्रा। क्या लिखा हुआ है कि भाई मतलब बेसिकली जो भी एग्रीमेंट करते हैं तो सारी चीजें यहां पे लिख देते हैं, बहुत प्रॉपर इनकी पॉलिसी बनती है, बहुत प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है रिगार्डिंग टू भाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, डिविडेंड कैसे पे करना है, और मतलब प्रॉपर इनके पास पूरी तैयारी होती है। Big industrial houses wanting to diversify and expand have gained by collaborating with MNCs in terms of patent, resources, foreign exchange। भैया देखो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना बेटा, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई समझते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ज्यादा कंट्रीज में घुसते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और कोलैबोरेशंस करते हैं, पेटेंट करते हैं, राइट टू यूज, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पे हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। भैया ये जो एंटरप्राइजेस है पूरी देश दुनिया में फैले होते हैं, इसलिए इनके पास टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं होती है। These enterprises possesses technological superiorities in their methods of production. They are able to conform to international standard and quality specification। कि भैया क्या कहा जा रहा है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, बहुत प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो क्वालिटी का सामान बना के देते हैं आपको, ठीक है, ओके। और कंप्यूटराइजेशन, आप लोग टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो, कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेंशंस हैव कम टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय द एमएनसीज। भैया ये एमएनसीज हैं जो आज अपने अकॉर्डिंग इन्वेंशंस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी को निकाल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत तगड़े तरीके से एडवांस है, जिसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, चौथी बात ये है प्रोडक्ट इनोवेशन। भैया ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे बेटा आप खाते हो क्या कहते हैं, डोमिनोज का पिज्जा, अगर आप देखोगे तो जैसा इंडिया में पिज्जा मिल रहा है ना, बाहर जाओगे तो ऐसा पिज्जा आपको नहीं मिलेगा। जब डोमिनोज इंडिया में आया तो देखा, अरे वाह, इंडिया के लोग तो लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं, तो चिली फ्लेक्स देने लगे, पनीर खाना पसंद करते हैं, मशरूम खाना पसंद करते हैं, चीज खाना पसंद करते हैं। तो पिज्जा में चीज तो पड़ता था, लेकिन अपने यहाँ जो पिज्जा बिकते हैं अलग ही लेवल पे, इतनी चीज पड़ी रहती है, इतनी मोटी लेयर होती है, लोग मजे से खा भी रहे, ठीक है। तो ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना,
वो जिस कंट्री में जाती हैं उस कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसा देश वैसा भेष, वो वाला हाल है। तो दीज एंटरप्राइजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इनके पास बहुत बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसकी वजह से ये नए प्रोडक्ट निकाल पाते हैं सुपीरियर डिजाइन के। और इनकी जो रिसर्च होती है ये बहुत, जो ये रिसर्च करते हैं ना उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और पैसा इनके पास, इनकी मतलब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच ओनली ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैन अफोर्ड। ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मस्त तरीके से ये लोग काम करते रहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझिए बेटा, ऐसी कंपनीज बहुत तगड़े तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी करती हैं। देखिए बेटा, आप कोको कोला को देखिए, या माउंटेन ड्यू वाली एडवर्टीजमेंट देखी होगी, जहां पे ऋतिक रोशन आपको कहते हैं कि माउंटेन ड्यू पियो और डर के आगे जीते, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगा देते हैं। अब बेटा रणबीर कपूर, सलमान खान, ऋतिक रोशन ऐसे एक्टर्स को लेके आना, पैसा लगेगा, और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनकी एक नंबर है। द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव देन अदर कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज से बहुत ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये बहुत एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करते हैं ताकि अपनी सेल्स को कम समय में बढ़ा सके। ठीक है, जैसे बेटा एक डोमिनोज का एक बहुत पहले ऐड आता था, शायद आपने सुना भी नहीं होगा वो ऐड, आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। तो इस डोमिनोज का जब आया था शायद इंडिया में, तब एक ऐड आता था, तानाना नाना री ओ पिज्जा है फ्री। तो इनका कहना था कि 30 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो हम पिज्जा आपको फ्री देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि यार इतना ऐड चला, वो इतना ऐड चला, इतना ऐड चला, इतना ऐड चला कि भैया लोगों के अंदर उत्सुकता आ गई कि ये पिज्जा है क्या जो 30 मिनट में डिलीवर हो रहा है, होता क्या है पिज्जा। लोगों ने खाया, लोगों को पसंद आया, समझ रहे हो। इतना मार्केटिंग करते हैं, इतना मार्केटिंग करते हैं कि दिमाग में बैठा ही देते हैं कि भैया सामान लेना ही है। दे पोजेस आ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन। इनके पास मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इनकी एडवर्टीजमेंट करने की और सेल को प्रमोट करने की जो टेक्निक्स है वो बहुत इफेक्टिव है ना। ओके, तो ये सारी बातें यहां पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं और बात करते हैं बेटा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। भैया ये तो मैंने आपको बता दिया कि देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। जिस कंट्री में ये हैं उस कंट्री में तो बिजनेस करते ही हैं, जिस कंट्री से निकले हैं दुनिया भर की कंट्रीज में भी ये बिजनेस करते हैं। इनका जो मार्केट टेरिटरी है वो एक्सपैंड होता रहता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है जो पूरे दुनिया में राज कर रही है, पूरी दुनिया में सामान बेच रही है, लेकिन क्योंकि बंदा भारतीय है तो भारत से ही कंट्रोल करेगा। इनका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, किसी एक जगह पे होता है ना। दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन द होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज। ये क्या करते हैं, एक कंट्री में रह के बाकी के ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर होता है वो एक ही जगह होता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं बेटा और बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर्स की। व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ज्वाइंट, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं ज्वाइंट वेंचर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ज्वाइंट वेंचर पढ़ेंगे, ज्वाइंट वेंचर के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग उसके बाद उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। बेनिफिट्स पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीपीपी मॉडल पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज्वाइंट वेंचर्स पे आएंगे। ओके, ठीक है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा ज्वाइंट वेंचर को रीड करो एंड आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड। तो चलिए ज्वाइंट वेंचर्स को शुरू करेंगे और आप लोग इसको एक बार यहां तक रीड कर लो।
चलिए तो बच्चों बात शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर्स की। थैंक यू फॉर वेटिंग एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। बेटा जॉइंट वेंचर सिंपल है, मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी मिलके बन गई हमारी कंपनी। A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। समझ गए ना कि मेरी कंपनी A तुम्हारी कंपनी B, हम लोग मिलके बन गए A और B। समझ गए? मारुति सुजुकी मिलके बन गई मारुति सुजुकी, हीरो होंडा मिलके बन गई हीरो होंडा। ठीक है, तो बेटा सिंपल बात बताता हूं, आप लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े जो गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट के थे, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाना चाहती है। जैसे बेटा मैं अगर आपके साथ हाथ मिलाऊंगा तो इसमें मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा। ठीक है, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट सो डिजायर्स कैन ज्वाइन हैंड्स विद अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। हम दोनों का बेनिफिट है। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, फॉरेन भी हो सकती हैं। When two business agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives a joint venture. जब दो बिजनेस आपस में साथ आते हैं, join together, they are joining together, किसी कॉमन पर्पस या किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। आपका जो जॉइंट वेंचर है वो किसी भी साइज का हो सकता है। जॉइंट वेंचर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बनाता है, और या आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे भी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आप कोलैबोरेट कर सकते हो। पहले हीरो और होंडा एक साथ थे, बट अब हीरो अलग हो चुका है और होंडा अलग हो चुका है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमें कितने समय तक साथ रहना है, ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनता है, उसमें लिखा होता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई लड़ाई कोई झगड़ा ना हो, इसलिए पहले से ही एग्रीमेंट बनवा लिया जाता है। एग्रीमेंट बनवाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे और बात करेंगे जॉइंट वेंचर। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, एक देश के अंदर जॉइंट वेंचर कर सकते हो और किसी और देश की कंपनी के साथ भी जॉइंट वेंचर कर सकते हो। अ जॉइंट वेंचर may also be the result of an agreement between two businesses in different countries. In this case there are certain provisions provided by the government of the two countries. ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंडीशंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ओके चलिए यहां पे देखते हैं। ये देखिए कीवर्ड एक बढ़िया निकल के आ रहा है यहां पे, अ जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज बाय द टू और मोर बिजनेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मैं और आपकी कंपनी एक साथ आ रहे हैं, रिसोर्सेज मिला रहे हैं। सिंपल, इसको हम लोग जॉइंट वेंचर कहते हैं। जो रिस्क है और जो खतरा है, जो लॉस है और जो प्रॉफिट है, जितनी भी चीजें हैं वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये कि सर जॉइंट वेंचर करते क्यों हैं? सिंपल है, जॉइंट वेंचर करते हैं ताकि बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सके, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, नए मार्केट में जाया जा सके, दूसरी कंट्रीज में ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, और जॉइंट वेंचर बड़ा ही कॉमन है। ओके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, in this kind of joint venture two or more companies agree to share capital, technology and human resources, risk and reward। क्या कहा जा रहा है कि देखिए बेटा दो तरीके से बिजनेस जॉइंट वेंचर हो सकता है। इस एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। देखिए मेरी कंपनी आपकी कंपनी मिलके बन गई हमारी कंपनी, तो A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। और एक काम और हो सकता है, मेरी कंपनी आपकी कंपनी मिलके बना दी एक नई कंपनी, तो A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा भी हो सकता है। या मेरी कंपनी और आपकी कंपनी मिलके बनी सिर्फ मेरी कंपनी, यानी कि मैंने आपको अक्वायर कर लिया, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कंपनी और आपकी कंपनी और मिलके बन गई आपकी कंपनी, तो आपने मुझे अक्वायर कर लिया। हर तरीके से जॉइंट वेंचर हो सकता है भैया। ठीक है, ओके। जॉइंट वेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जॉइंट वेंचर दो तरीके के बताए गए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, in a contractual joint venture a new jointly owned entity is not created। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में नई कंपनी नहीं बनती है, बस दोनों साथ में आते हैं, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। यहां पे लिखा हुआ है देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। बस एक एग्रीमेंट होता है कि हमको साथ मिलके काम करना है। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ओनरशिप शेयर नहीं होते हैं, बट कंट्रोल जरूर रहता है जॉइंट वेंचर के ऊपर। ठीक है, ये देखिए
ज्वाइंट वेंचर दो तरीके का है, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड में आता है कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंस। कॉर्पोरेशन यानी कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, एग्रीमेंट यानी कि हम दोनों ने एग्री किया है किसी बात पे, और अलायंस यानी कि हम दोनों जुड़ गए हैं। और इक्विटी बेस्ड में आते हैं तीन बिजनेसेस, कंपनी या तो बना लो, एलएलपी बना लो, या पार्टनरशिप बना लो। आगे देखते हैं, ये देखिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है उसके तीन फीचर्स बताए गए, चार फीचर्स बताए गए। वो फीचर्स क्या है एक बार ये भी देखते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम मिलके किसी नई कंपनी को नहीं बना रहे, ऐसी बात है। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, देयर आर सम की एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट, टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर। आपका और मेरा एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बिजनेस चलाएंगे। दोनों पार्टीज का कॉमन इंटेंशन होता है एक बिजनेस चलाने के लिए। हर पार्टी अपना पैसा लगाती है, अपना कुछ ना कुछ लगाती है। बोथ पार्टीज एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल, दोनों पार्टीज का बिजनेस के ऊपर, वेंचर के ऊपर कंट्रोल होता है। और रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो रिलेशनशिप होता है वो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं चलता है, लंबे समय के लिए ये लोग जुड़ते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर की। यहां पे क्या हो रहा है ये देखिए, एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज इज फॉर्म्ड। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ए मिली और बी मिली और दोनों ने मिलके सी बनाया, मतलब दोनों ने मिलके कोई नई बिजनेस खड़ा कर दिया। देखिए, an equity joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। मैं मिले आप, मतलब मैं मिला आपसे, आप मिले मुझसे, मिलके हमने बना दी एक नई कंपनी। ठीक है। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज ज्वाइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। और उस कंपनी, जो नई कंपनी बनेगी, उसकी ज्वाइंट ओनरशिप हमारे पास भी होगी और आपके पास भी होगी। ठीक है। आप कंपनी खोल सकते हो, पार्टनरशिप खोल सकते हो, ट्रस्ट खोल सकते हो, एलएलपी खोल सकते हो, जो खोलना है वो खोल सकते हो। कुछ की एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो जरा एक बार ये भी देखते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम एक नई एंटिटी बना लेंगे जिसमें ओनरशिप आपकी भी 50% रहेगी और मेरी भी 50% रहेगी। पॉइंट नंबर 2, दोनों पार्टीज ओनरशिप चलाएंगे, यानी कि दोनों पार्टीज कंपनी को ओन करेंगे। पॉइंट नंबर 3, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो दोनों लोग करेंगे, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। और कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी दोनों के पास रहेगी। आप भी फाइनेंस लाओगे, आप भी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं भी फाइनेंस लाऊंगा, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। चलिए अब देखते हैं अब अगली कहानी क्या है जिसको हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, एक चीज और है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आप शेयर करोगे। क्या क्या शेयर करोगे? ओनरशिप शेयर करोगे, मैनेजमेंट शेयर करोगे, कंट्रोल शेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करोगे, और मैनेजमेंट मतलब अपना पैसा वैसा भी शेयर करोगे, सारी चीजें। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग आते हैं ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट्स में। ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट्स बड़े इजी हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है बेटा वो ये है, देखिए आसान भाषा में आपको समझाता हूं सारी चीजें। ठीक है, यहां पे देखिए, ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट्स में जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है इंक्रीज्ड रिसोर्स एंड कैपेसिटी। बेटा मेरी कंपनी जुड़ेगी आपकी कंपनी के पास, तो 1 और 1 11 हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि भाई मैंने कुछ लगाया, आपने कुछ लगाया, हम दोनों ने मिलकर कुछ नया बनाया। ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर और टीमिंग अप एड टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी इनेबलिंग द जॉइंट वेंचर कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपैंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। यानी कि अगर आप हाथ जोड़ते हो, अगर आप साथ आते हो, तो आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आप ज्यादा एक्सपैंड कर पाओगे, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, आप मार्केट के चैलेंजेस को अब अच्छे तरीके से देख पाओगे और मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी कर पाओगे, एडवांटेज भी ले पाओगे, हर तरीके का फायदा आपके पास होगा। पॉइंट नंबर 2, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। आप जब जॉइंट वेंचर करते हो, सुजुकी भी जब मारुति के साथ आई तब ना इंडिया में आ पाई। तो व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। ठीक है, आप नए नए मार्केट्स में एंटर कर जाते हो। जब फॉरेन कंपनीज, व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनीज इन इंडिया, दे गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। जब फॉरेन कंपनीज जॉइंट वेंचर कंपनीज में एंटर करते हैं तो वो वास्ट इंडियन मार्केट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। बेटा
एक ये भी बात है कि जब दो कंपनी आपस में जुड़ेंगी तो दो और फायदे होंगे। पहला, इनोवेशन, कुछ नया करेंगे दोनों मिलके, और टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत बेसिक फैक्टर है दो बिजनेसेस के जॉइंट वेंचर करने के लिए। अगर आप ज्यादा अच्छी टेक्निक्स और प्रोडक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाओगे, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा और इन्वेस्टमेंट बचेगा। मतलब सिंपल है, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैं आपसे जुड़ गया, मेरे पास भी टेक्नोलॉजी अच्छी है। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, एफर्ट बचेगा, इन्वेस्टमेंट बचेगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सामान बनेंगे। ठीक है। इनोवेशन, इनोवेशन का क्या मतलब है कि जो आज की मार्केट है उसमें कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। अगर हम कस्टमर्स को कुछ नया प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमें इनोवेशन करते रहना है, अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करते रहना है। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। ठीक है। तो जॉइंट वेंचर जो है वो आपको हेल्प करेंगे कि आप नए और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बना पाओ और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर पाओ। पांचवा है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि बेटा देखिए, जब आप इंटरनेशनली जाओगे और किसी कंपनी की हेल्प लोगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे कि आपका प्रोडक्शन जो है कम उसमें हो जाएगा। ठीक है। और देखते हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है। हाँ, देखिए, टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर देयर ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, इंडिया इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मेनी प्रोडक्ट्स। क्या कहा जा रहा है कि भैया इंडिया में आज हर तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो अगर कोई बाहर की कंपनी आके इंडिया में एंटर करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है। इंडिया में कुछ फायदे भी हैं जो और कंट्रीज में नहीं है। यहां पे लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, लेबर सस्ते में मिल जाता है, क्वालिफाइड वर्कफोर्स, पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स सस्ते में मिल जाते हैं, मैन पावर एक्सीलेंट मिल जाती है, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सब कुछ, सब कोई तो है इंडिया में और सस्ते में उपलब्ध है। ठीक है। चलिए, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, आप इंडिया में बिजनेस करके एस्टैब्लिश्ड कर सकते हो अपना ब्रांड नेम। जब दो बिजनेस आपस में जॉइंट वेंचर करते हैं तो दोनों पार्टीज का फायदा होता है, एक दूसरे की गुडविल को वो शेयर करते हैं। जब सुजुकी ने मारुति से हाथ मिलाया होगा तो सुजुकी का फायदा ये हुआ होगा कि मारुति का ऑलरेडी इंडिया में काफी नाम था, तो वो गुडविल भी सुजुकी को मिली। ठीक है। इफ द जॉइंट वेंचर इज इन इंडिया एंड विद एन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग अ ब्रांड नेम और अ प्रोडक्ट और इवन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है तो इंडियन कंपनी को भी ज्यादा पैसा खर्च करने की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, ये हो जाता है आपका जॉइंट वेंचर। सिंपल है, जॉइंट वेंचर में दो तरीके के बिजनेस हैं, एक है होली ओन्ड जॉइंट वेंचर और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वहां पे आप ए प्लस बी ए बी कर रहे हो और इस वाले में, जॉइंट वाले में, आप ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि नई कंपनी बना रहे हो। चलिए आते हैं बच्चों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। सिंपल है, जब पब्लिक इंटरप्राइजेस और प्राइवेट इंटरप्राइजेस आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस बोलते हैं। चलिए, तो इस मॉडल को भी हम लोग फटाफट से कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स एलोकेट टास्क, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स। क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब जुड़ता है तो काम बढ़ते हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ती हैं, खतरे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है। और प्राइवेट की तरफ से लोकल या फॉरेन कोई भी कंपनी है तो वो जो गवर्नमेंट है उसके साथ जुड़ सकती है। ठीक है। चलिए,
तो पीपीपी ऑल्सो इंक्लूड एनजीओज एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। सिंपल है बेटा, चाहे आप बिजनेस करने के लिए सरकार से हाथ मिलाओ और चाहे आप समाज की भलाई करने के लिए सरकार से हाथ मिलाओ। पीपीपी को क्या कहा जा सकता है? देयरफॉर डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। कीवर्ड यही है, डेफिनेशन यही है कि पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को हम लोग साथ में जोड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शेयर करने के लिए। अंडर द पीपीपी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इंश्योर दैट द सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड। पीपीपी मॉडल में पब्लिक सेक्टर का मेन रोल यह है कि समाज की भलाई के लिए काम करे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से लगाएं, ठीक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का रोल यह है कि पैसा कमाएं। द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीपी इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। गवर्नमेंट क्या करती है भैया? पैसा लगाती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और लोकल नॉलेज को बढ़ाती है। सिंपल है, सरकार काम करती है समाज की भलाई के लिए और प्राइवेट सेक्टर काम करता है पैसों के लिए। द private sector role in the partnership is to make use of its expertise in operations, managing tasks and innovation to run the business efficiently. गवर्नमेंट का मेजर रोल है समाज की भलाई, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल ये है कि वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करें, अपने ऑपरेशंस को अच्छे से करें, टास्क को मैनेज करें, इनोवेशन के साथ काम करें। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे पीपीपी मॉडल बहुत बढ़िया रहा है, जैसे कि पावर जनरेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम, ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन्स, रेलवेज, रोड बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड हाउसिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ और बातें हैं, पीपीपी मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी हुई है और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, लेकिन अभी हम लोग को पेज नंबर 9 पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीपी मॉडल की। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। तो कुछ यहां पे पीपीपी मॉडल को शॉर्ट में एक चार्ट के द्वारा, एक डब्बे के द्वारा बताया गया है, इसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि पीपीपी मॉडल के फीचर्स बताए गए हैं यहां पे। कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। यहां पे प्राइवेट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक फैसिलिटी यानी कि सरकार के लिए कुछ करे, देश की जनता के लिए कुछ करे। फैसिलिटी इज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। पैसा कौन देता है? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट देती है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ काम करती है। यहां पे आप डिजाइन का या कंस्ट्रक्शन रिस्क का ट्रांसफर करते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब आते हैं एप्लीकेशन। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली, जैसे मेट्रो है ना बेटा, दिल्ली मेट्रो या लखनऊ मेट्रो, तो अब जैसे मेट्रो का काम एलएनटी ने किया, लार्सन एंड टूब्रो ने किया, सरकार का पैसा है, सरकार पैसा लगा रही है मेट्रो बनाने में, और मेट्रो बना कौन रहा है? एलएनटी बना रही है, लार्सन एंड टूब्रो। तो जो भी बड़े बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जरूरी है, और कैपिटल प्रोजेक्ट्स वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल है, हर तरीके के कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए पीपीपी मॉडल बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेंथ क्या है? डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का रिस्क प्राइवेट सेक्टर का, पैसा गवर्नमेंट सेक्टर का, और प्रोजेक्ट की रफ्तार को बढ़ाने के लिए भी हम उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। वीकनेस क्या है? कभी कभी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एनवायरमेंट कंसीडरेशन को लेके। हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि भैया जंगल ना काटो, प्राइवेट सेक्टर कहे कि नहीं भैया जंगल काटे बिना तो काम नहीं चलेगा, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और प्राइवेट फाइनेंसेस इजीली, जल्दी से प्राइवेट फाइनेंसेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, इन दिस 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे लैंड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड सरफेस हैज बीन लेड आउट बाय द कंपनी। क्या बोला जा रहा है कि कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जो है 135 किलोमीटर बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जमीन और पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, जबकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो एक कंपनी ने किया। तो ये होता है आपका पीपीपी मॉडल। चलिए आ गए हैं पेज नंबर 9 पे, जहां पे हम लोगों को पब्लिक सेक्टर के बदलते हुए रोल को पढ़ना था। यहां पे मैंने मार्क किया था, अब हम इसको पढ़ेंगे कि भैया पब्लिक सेक्टर का जो बदलता हुआ रोल है वो कैसा है। ठीक है, चलिए, मतलब पब्लिक सेक्टर में क्या चेंजेस इतने सालों में आए हैं जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेटा जो कह सकते हो ना कि
पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और आज कैसा है बेटा? रोड्स हैं, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी कंट्री। किसी भी देश में अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। बिजनेस तब हो सकता है जब रोड बनेगी, तो रोड बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस देखूं, इंडिपेंडेंस के पहले देखूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंडिया में बहुत डेवलप नहीं थी, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्लो पेस पे काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, देखिए ये भी लिखा हुआ है कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हम बहुत लंबे समय तक चला नहीं सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फ्यूल एंड एनर्जी एंड बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It was only the government which could mobilize huge capital, coordinate industrial construction and train and technicians and workforce। क्या कहा गया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ही पैसा लगाना पड़ा। ट्रेन है, रोड है, समुद्री व्यापार है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने वैसा किया। ठीक है, अब सरकार का पैसा कहां कहां लगा ये भी आपको बताया जा रहा है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया कहां कहां? सरकार ने बहुत सारा पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, बिग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक स्टील प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट, सिविल एविएशन, रेलवेज, पेट्रोलियम, स्टेट ट्रेडिंग, कोल, सब कुछ सरकार ने किया। ठीक है, और देखिए दिस गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, ऐसी जगहों पे जहां पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा था वहां पे पब्लिक सेक्टर ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूज प्रिंट, हैवी इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, सरकार आगे आई। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और फ्यूचर इंस्ट्रक्शन में भी सरकार, मतलब फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट होने थे वहां पे भी सरकार ने मेजर रोल निभाया। होटल्स बनाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, कंसल्टेंसी चालू की, ऑटोमोबाइल्स में बढ़ाया। साथ ही साथ बेटा पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनल बैलेंस बनाने में, कि भैया देश का हर इंसान मतलब समझ रहे हो एडवांस्ड हो जाए, टेक्नोलॉजी को अचीव कर पाए, पढ़ा लिखा हो, गरीब और गरीब ना होता जाए, अमीर और अमीर ना होता जाए, रीजनल बैलेंस कहीं ना कहीं बना रहे। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो देश के हर रीजन को बैलेंस्ड वे में डेवलप करे और डिस्पैरिटीज को खत्म करे, यानी कि जो अलग अलग जगहों पे जो डिस्पैरिटीज हैं वो खत्म हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले जो डेवलपमेंट थी ना बेटा वो कुछ जगहों पे ही थी। ठीक है, पोर्ट टाउन समझते हैं, जहां पे पोर्ट समुद्री किनारे हुआ करते थे, मुंबई, कोलकाता, बस डेवलपमेंट वहीं तक सीमित थी, गांव देहात में कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन 1951 के बाद गवर्नमेंट अपने 5 ईयर प्लान लाती है और उसमें पर्टिकुलर रीजन्स पे भी अटेंशन देने की बात होती है जो पब्लिक सेक्टर से पीछे रह गए हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर से एडवांटेजेस मिलने में जो एरियाज पीछे रह गए हैं उनको भी जो है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा। कैसे दिया जाने लगा? स्टील प्लांट बैकवर्ड एरियाज में लगाए गए। ठीक है, जिससे लोगों को नौकरी मिली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और देखते हैं, ठीक है, हाँ, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को न्यू इंटरप्राइजेस बैकवर्ड एरियाज में लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करे और हमारे देश की हर इंसान जो बैकवर्ड एरियाज में रह रहा है वो भी ग्रो करे। तीसरी देखिए क्या बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेयर large industries are required to be set up with huge capital outlay, the public sector had to step into take advantage of economies of scale। देखिए, जहां कहीं भी बहुत पैसा लगना है और देश की जनता की भलाई होनी है वहां पे सरकार को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाने के लिए। देखिए, मैंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आपको बताया था कि सिंपल है बेटा, मैं सारी मशीन लाऊं, मैं सारा जमीन खरीदूं, मैं बिल्डिंग बनाऊं और बनाऊं एक मारकर, मेरा फायदा है? नहीं, फायदा मेरा तब है
जब मैं 1 लाख मार्कर बनाऊंगा उससे क्या होगा कि ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पेट्रोलियम है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, नेचुरल गैस है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें पब्लिक सेक्टर में लार्ज स्केल यूनिट्स को सेटअप किया गया और ये इकोनॉमिकली फंक्शन कर रहे हैं और कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि बेटा इकोनॉमिक पावर के ऊपर भी कंसंट्रेशन जो है, मतलब इकोनॉमिक पावर ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर के पास सारी चली जाए, कुछ लोगों के पास देश का पैसा ना हो। ठीक है, जैसे सरकार के ऊपर आज भी इल्जाम लगते आए हैं कि देश का पैसा सिर्फ 2-3-4 बिजनेसमैन के पास ही है, देश की जनता के पास नहीं है ना, तो वो वाली चीज है। द पब्लिक सेक्टर acts as a check over the private sector. In the private sector, there are very few industrial houses which would be willing to invest in heavy industries, with the result that wealth gets concentrated in a few hands. क्या बोला जा रहा है बेटा कि पैसा बहुत लगता है पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ करने, मतलब पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो आगे बढ़ चढ़ के अपने पैसे को लगाते हैं। अब जो कुछ लोग हैं जो ये बिजनेस करते हैं, सारी पावर और सारा पैसा देश का उन्हीं के पास चला जाता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए, सोसाइटी के बेनिफिट में भी काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, तो बेसिकली यही सारे पॉइंट हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि एक मुझे यहां पे इंपॉर्टेंट जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है जैसे हाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह है। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए जो सेकेंड और 5 ईयर प्लान बने 1951 के बाद, उसमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हुई। तो सेकेंड और 5 ईयर प्लान के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आए, इंडस्ट्रियल बेस बढ़िया बने, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप हो और हमारे देश का सामान जो हमारे देश में कंज्यूम हो रहा है वो देश के अंदर से ही बने, ताकि हम इंपोर्ट कम करें। ये मार्कर अमेरिका में बनता है, मैं मंगाता हूं, अगर इंडिया में बन जाएगा तो नहीं मंगाऊंगा, इंडिया से ही खरीद लूंगा, फायदा भी पैसा देश का देश में। इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाती थी और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, तभी इकोनॉमी ग्रोथ होती है। कि खरीदे कम और बेचे ज्यादा, फायदा इसी में है। जब खरीदे कम और बेचे ज्यादा तो खरीदने वाला जो सामान है वो इंडिया में बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का मेजर फोकस था कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे। ठीक है, ऐसा सामान बनाए जो एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करे और इंपोर्ट करने वाले आइटम्स को हम खुद ही क्या करें, जो है सामान बनाए, इंडिया में बनाए, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 1991 की बहुत बार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भैया 1991 में मेजर रिफॉर्म्स लाया। इनका मेजर रिफॉर्म क्या था? सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम मतलब देखिए हुआ क्या, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों मिलकर लाते हैं 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है, 1991 की पॉलिसी कहा जाता है, एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हुई, रिवाइव करने की, दोबारा जिंदा करने की बात हुई। कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिनको रिवाइव नहीं किया जा सकता है, उनको बंद करने की बात हुई। ठीक है, गवर्नमेंट की इक्विटी को नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, यानी कि ऐसी पीएसयूज जो बच्चों काम ही नहीं कर रही थी, लॉस में जा रही थी, उसमें गवर्नमेंट की इक्विटी को 26% से कम करने की कोशिश की जाए ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए, और वर्कर्स के इंटरेस्ट को बेसिकली फुली प्रोटेक्ट करने की बात हुई। देखिए बेटा, एलपीजी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी बिना मतलब के इंपोर्ट टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस, लाइसेंसेस पड़ रहे हैं ट्रेड के लिए बिटवीन द टू कंट्रीज, उनको समाप्त किया जाए या कम किया जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल हो जाना, ज्यादा फ्रीडम देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रोल को कम करके इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया के दरवाजे खोल देना ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई गेस कि बचा पार्टी आप लोग को ये जो वन शॉट है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आप खुद ब खुद रीड कर लीजिएगा, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का, और ये जो मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जा रहा था,
इसके अलावा हाँ वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अगेन ये सब हम पढ़ चुके हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस वगैरह में, ठीक है, डन है। तो सिंपल है, एलपीजी पॉलिसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है और बाकी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, जैसे ग्लोबल इंटरप्राइजेस है, पीपीपी मॉडल है और गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सारी चीजें अब हमारी कवर है। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले वन शॉट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, अगर कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे तगड़े तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। और नालायकी मत करना, कमेंट करके बता देना कि तुम लोगों को कितना अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और बाकी और क्या क्लास 11 के लिए चाहते हो ये भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।